बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास में जब हम लोगों ने प्राइमरी मोटिव्स जो थे वो डिस्कस करने स्टार्ट किए थे, तो हंगर का मोटिव जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद सेकंड जो प्राइमरी और बेसिक मोटिव है वो थर्स्ट का है, प्यास का है। यानी द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्स्ट इज़ मोर देन हंगर, यानी खाने से ज़्यादा जो है वो पीने वाला जो मोटिव है या प्यास का जो मुहर्रक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि खाने के बगैर तो हम काफ़ी दिनों तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पीने के बगैर जो है वो इंसान 2-4 दिनों से ज़्यादा जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इट वॉज जनरली बिलीव दैट थर्स्ट वाज सीटेड इन द टंग, थ्रॉट एंड स्टमक। अब जो इसका थर्स्ट का जो मोटिव होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होता है, उसका वो सीटेड कहाँ पे होता है, वो ज़ुबान में, गले में और स्टमक में होता है। जब ज़ुबान, गला और स्टमक ज़्यादा ड्रायर हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर हमें जो है ना वो प्यास महसूस होती है और हम ये फिर पानी पीने के अमल की तरफ आते हैं कि अब मुझे पानी पी लेना चाहिए, हमें प्यास महसूस होती है। और 75% जो वेट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का वो उस कंसिस्टेंट होता है उस पर कि ये उसके अंदर इतना पानी है। यानी जो 25% है वो फ्लैश एंड बोन्स हैं, और जो बाकी 75% है वो उसकी बॉडी का जितना भी वेट होता है वो पानी पे बेस कर रहा होता है। सर्वाइवर है द रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक इज़ अ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ वाटर। अब ये मेजर एलिमेंट है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे सर्वाइवल के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी के बगैर जो है वो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ मोस्ट टिश्यू एंड ब्लड। हमारे जितने भी मेन टिश्यूज़ हैं और ब्लड है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। वी आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग वाटर। हम जो है वो मुसलसल पानी जो है वो हम उसमें से लूज़ कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में से, चाहे वो हमें पसीना आ जाए उसकी वजह से, यूराइनरेशन हम यूरिन की वजह से, और एवोपरेट होता रहता है हमारी सरफेस से। व्हेन एवोपरेशन वेर वी लूज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। और देखें गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पानी हम पी लेते हैं, तो सर्दियों में यूरिन फील होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलसल बॉडी को जो है वो में से हमारी पानी का जो इंटेक है वो कम कर रही होती हैं, पानी को खारिज कर रही होती हैं। और जब एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके पानी कम हो जाता है, यानी एक सर्टन लेवल को पहुंच जाता है, तो फिर हमें महसूस होता है कि नहीं, बॉडी में पानी की कमी हो गई और हमें पानी जो है वो पीना चाहिए। इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो पानी का, व्हेन सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेल्स रीच सर्टन लेवल। जब बॉडी में नमकियात जो है वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, यानी अगर पानी में बॉडी में पानी की एक सतह जो है वो एक सरफेस जो है वो सही लेवल तक चल रही हो, तो फिर हमें प्यास महसूस नहीं होती। लेकिन जब पानी की कम हो जाता है तो फिर नमकियात जो है वो उभर के सामने आने लगते हैं। वो इसी तरह से है कि जैसे किसी खाली जगह पे आप देखें, बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो पानी एवापोरेट होता है। जैसे जैसे पानी वहाँ से चलता जाता है नीचे, वो जो है वो उसका मड जो है वो मिट्टी वो ज़्यादा नुमाया और निकलना शुरू होती है। इसी तरह से जब पानी का लेवल कम होता है बॉडी में, तो जो नमकियात हैं वो खाली होना शुरू होते हैं और फिर हमें प्यास महसूस होती है। और डिक्रीज़ इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कल कर रहा होता है, उसमें जब एक नुमाया कमी आती है उस फ्लूइड में, तो हमें पता चलता है कि पानी की कमी है और प्यास महसूस होती है। और जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है, जब पानी की कमी हो जाती है, अंदर डिहाइड्रेशन होती है, तो टेम्परेचर जो है वो अंदर वाला बढ़ना, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से या हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कहीं पे कंज्यूम हो गई है, लग गई है, तो हमें प्यास महसूस होती है। थर्मोस्टेटिक सिस्टम, दिस सिस्टम फॉर थर्स्ट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन जो बॉडी की होती है उससे ज़्यादा जो प्यास का मुहर्रक है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आवर बॉडीज़ मस्ट रेगुलेट टू वेरिएबल्स, द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। अब बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें पानी दो तरह का होता है। एक वाटर का लेवल हो जाए जो इनसाइड द सेल होता है, और एक वाटर लेवल आउटसाइड द सेल होता है। तो यही ये बता रहा है कि हमें पानी का जो लेवल है वो दोनों साइड पे बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, ताकि एक स्मूथ सिस्टम जो है वो इंसान का वो चलता रहे।
A homeostatic analysis suggests that a thirsty organism should drink until its intracellular and extracellular elements become saturated. अब वो ये कहता है कि जब एक इंसान को प्यास लगती है और वो पानी पीने की तरफ आता है तो वो इतना पानी एक टाइम में कंज्यूम कर लेता है या पी लेता है, जैसे बाज़-औक़ात प्यास ज़्यादा लगती है तो हम 2 गिलास भी पी लेते हैं और एक पे नहीं होता तो हमें लगता है कि नहीं अभी मुझे और है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल है पानी का वो बराबर हम कर लेते हैं। There must be a special mechanism to stop drinking, namely statutory reason, which determine whether there is sufficient water in the system. अब क्या होता है कि हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि ठीक है इतना वाटर सफिशेंट है। जैसे हमने एक गिलास पी लिया, कुछ लोगों की नीड 1 गिलास इनटेक होती है पानी का, वो पी लेते हैं तो सैचुरेटेड लेवल तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है तो वो 2 गिलास या उससे भी ज़्यादा पे चले जाते हैं, लेकिन फिर बॉडी सिग्नल दे देती है कि इट इज़ एनफ, अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए, मज़ीद पानी नहीं पीना चाहिए। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन है। द एबिलिटी टू कीप आवर सेल्स अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इज़ द प्रोमिनेंट रोल ऑफ आवर होमोस्टैटिक सिस्टम। हमारे होमोस्टैटिक सिस्टम का ये भी एक फिनोमिना है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सही रहे, बिल्कुल ठीक रहे। अगर वो कम होता है तो हम ये देखें कि तब भी हम ड्रॉप आउट होते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो वो भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे गर्मियों में अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम हल्के कपड़े पहनते हैं, ख़ुद को मेंटेन करते हैं, ठंडे जूसेस पीते हैं, ठंडी पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, छाँव में बैठते हैं, एसी का इस्तेमाल होता है, पंखों का, खुद को उसको लोअर करने के लिए। लेकिन सर्दियों में जब हमारा टेम्परेचर बहुत लोअर हो जाता है तो हम उसको अप करने की, यानी उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो हमारा एक सर्टेन लेवल है उससे कम ना हो जाए। हम वो गर्म चीज़ें खाना, मतलब वो हलवा जात आप ये देखें, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध और यखनी, इस तरह की चीज़ें का इंटेक करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लो ना हो, वो अपनी लेवल पे रहे। फिर लिमिट्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ अ क्रिटिकल सर्वाइवल। अब हमारा अगर 45% डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमारी बॉडी का वो नहीं करता तो उसको ओवरकम करने के लिए सर्दियों में और गर्मियों में हम डिफरेंट तरीके आजमाते हैं। जैसे गर्मियों में पसीना आता है जो बॉडी को ठंडा कर देता है और उसके अंदर की जो गर्मी है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, और सर्दियों में यही वो चीज़ें होती हैं, हम वार्म जो है वो क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है हमारी उस लेवल पे आ जाए और हम उसी पे बैलेंस हो जाएं। क्लॉथिंग भी चेंज करते हैं। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है स्लीप मोटिव। स्लीपिंग बिहेवियर इज़ पैरेलल टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जिस तरह से हमारा खाने पीने का मोटिव होता है, ये स्लीप मोटिव उसके पैरेलल चलता है। नींद भी बड़ी ज़रूरी होती है, नींद के बगैर भी इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा देर जो है वो चला नहीं सकता और उस पर नहीं रख सकता। फिर बॉडी टाइम है। लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्लीप बिहेवियर इज स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय फैक्टर्स अदर दैन डेप्रीवेशन। यानी जो चीज़ें हमें महरूम करती हैं नींद से, उसके फैक्टर्स जो हैं इसके और खाने पीने के अलग अलग हैं। जैसे लोगों का जो 24 आवर का सर्कल है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह भी देर से उठते हैं। कुछ लोग रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये जो स्लीप का सर्कल है ये हर एक का डिफरेंट है। कुछ लोग 2-4 घंटे की नींद के बाद फ्रेश हो जाते हैं, कुछ 8-9 घंटे के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे होते। तो ये जो है ये हर एक का जो सर्कल है इसका स्लीप का, ये भी डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। स्लीपिंग आवर्स में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। कुछ लोग 7 से 8 घंटे की नींद, 6 से 8 की पे बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, कुछ 10 घंटे तक जो है वो चले जाते हैं और वहाँ पे भी जाके उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। और फिर ये है कि ये हमारी, अगर हम नींद पूरी नहीं हुई तो हम किसी काम पे फोकस नहीं कर सकते, थके थके रहते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता और हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो हमें जो है वो हमारे लिए स्लीप भी उतनी ही ज़रूरी है। फिर हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल पेशेंट्स। वीक बिकम फ्रेश एंड एनर्जेटिक आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप। अब ये होता है कि एक अच्छी नींद लेने के बाद 6 से 8 घंटे की हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और अगर हम रात को देर से भी सोए हो ना, हमारी जो डेली एक रूटीन की हैबिट होती है एक टाइम पे उठने की, हमारा बॉडी का अलार्म जो है वो क्लॉक उसी पैटर्न पे चलता है, हमारी आँख जो है वो खुल जाती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं जिनको वाकई कोई प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकली, वो 10 घंटे भी सो लें तो वो खुद को फ्रेश फील जो है वो नहीं करते। उसके बाद आ जाता है पेन रिडक्शन, कि जो दर्द है उसमें कमी का जो मुहर्रक होता है। देखें हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी पेन आती है तो वो इंडिकेट करती है कि उसके हिडन में कोई ना कोई कॉज है और हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी के जो दर्द हैं वो कम हो जाएं और हम उस फ्लेम में से निकल आएँ। और एनालेक्सिया जो है, देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ एथलीट्स दैट सफ़र इंजरीज बट डू नॉट फील द पेन अनटिल द गेम इज़ ओवर।
अब ये एनालेक्सिया एक फिनोमिना है कि जब आपको चोट लगती है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं या फ़ौरन, तो आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है, गेम ख़त्म हो जाता है या आप कोई काम जो कर रहे थे वो कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको पेन ज़्यादा होती है। अब आप इसी से एनालिसिस लगा कर लें कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं ना, वो चोट लगी, बच्चे को इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो घर आएगा, शाम होगी, वो कहते हैं ना चोट ठंडी होगी, तो उसको फिर पता चलेगा कि मुझे चोट लगी थी, और वो ज़्यादा उसको उस टाइम पे फीलिंग आएंगी। लेकिन जिस टाइम पे वो बॉडी शायद हीट अप हुई होती है, तो वो उसको इतना फील नहीं करता उस वक्त पे। फिर कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं पेन को ख़त्म करने के लिए, और जो ये होती हैं पेन किलर्स होती हैं, ये इस तरह का जो है वो बना देती हैं कि ब्रेन तक जो है वो पेन का मैसेज नहीं जाता, और बॉडी जो है वो फिर पेन हो तो रही होती है लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकती। फिर नेगेटिव इंसेंटिव है लाइक हंगर एंड थर्स्ट, पेन इज़ अनलर्न मोटिव बट कंपेयर्ड विद हंगर एंड पेन इज़ रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स। इसका सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये एक नेगेटिव इंसेंटिव है, यानी पेन आना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, हम इसको पॉजिटिव नहीं लेते। और गेट कंट्रोल थ्योरी जो है वो यही कहते हैं, सुजेस्ट दैट वेरियस गेट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओपन आर क्लोज टू फिल्टर नर्व इम्पल्सेस। अब हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं, वही ब्रेन तक मैसेज पेन का पहुंचाते हैं और वापस आंसर लेकर आते हैं। अगर हम उन गेट्स को वो क्लोज कर देती है जो पेन किलर होती है, तो दिमाग तक जो है वो हमारी तकलीफ़ का जो एहसास नहीं जाता और पता नहीं चलता कि पेन हो रही है। उसके बाद है बेटा ये मोटिव, नेक्स्ट आपने खुद उसको पढ़ के देख लेना, इसकी रीडिंग कर लें। और मैटरनल मोटिव वो होता है जो पेरेंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने रखा होता है, अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का मुहर्रक होता है। अगर अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत ना डाले तो लोग अपने बच्चों की परवरिश ना करें, उनके नाज नखरे ना उठाएं, उनकी इतनी जो है वो आजमाइशें बर्दाश्त ना करें। और कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो औलाद है वो माँ बाप के लिए बड़ी आजमाइश है और फितना बन जाती है। बाज़-औक़ात औलाद की खातिर माँ बाप बाज़-औक़ात कोई गलत कदम भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, नाजायज़ तरीके से कमाते भी हैं कि नहीं हमारे बच्चों को जो है वो एक अच्छा मिले। ये तो एक एज पे है कि इस लेवल तक भी लोग चले जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बहरहाल ये जो मैटरनल मोटिव है, ये अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में औलाद की जो है वो मोहब्बत डाली होती है। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में कि वो जो कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई और क्योंकि वो कहते थे कि हम बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, लेकिन जब उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को उससे भी ज़्यादा मोहब्बत दी, जो कि रूटीन में या नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन मोटिव। अब ऑक्सीजन मोटिव जो हमारा मुहर्रक है, ये तो टॉप होना चाहिए ना। पानी के बगैर भी हम 1-2 दिन तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खाने के बगैर कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो ऑक्सीजन के बगैर तो 1 से 2 मिनट नहीं निकाल सकेंगे हम। ऑक्सीजन तो यही है ना कि आपके सांस आई है तो ज़िंदगी है, नहीं आई तो ख़त्म। तो ये ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और ऑक्सीजन की कमी के बगैर, और फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड एट एवरी टाइम। हमें हर लम्हे जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है जो हमारी ज़िंदगी का सर्कल जो है वो चला सके। इंडिविजुअल पैनिक स्टार्ट्स क्राइंग। और अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इंसान जो है वो पैनिक होना शुरू कर देता है, वो चलाना शुरू कर देता है, उसका सर भारी होना शुरू हो जाता है और उसको घबराहट होती है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। अब फटीग रिडक्शन है कि अगर हम थके हुए हैं, थकान का मुहर्रक ये है कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है अपनी फटीग को। वो कहता है कि आफ्टर डूइंग सम ऑफ हार्ड टास्क, हम घंटों तक कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो हम आके जैसे आप कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए और 2-4 घंटे आप 4 से 6 घंटे आप कॉलेज में रहते हैं, तो उसके बाद घर जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं पहले खाना खाऊंगा, नहीं मैंने नहीं ये काम करना। और इंसान जो है वो थकावट को अपने आप को रिलैक्स करने की फिर कोशिश करता है। और लैक्टिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो वो फिर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जो थकान की वजह बनता है और हमें थकावट महसूस होती है। साइकोलॉजिकल फटीग है, और फटीग कैन बी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल आल्सो। फिजिकल फटीग तो ये है ना कि आपने कोई 4 घंटे काम किया, सुबह से उठे हुए थे, शाम तक आप लगे रहे कामों में, तो आप थक गई है, तो एक नेचुरल फिनोमिना। लेकिन साइकोलॉजिकल फटीग जो होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट कंप्लेन अबाउट द फटीग विदाउट एनी वर्क। इसमें पेशेंट थका थका रहता है, बगैर कोई काम किए, बगैर किसी हसल बसल के, बगैर किसी हर्डल के उसको थकावट महसूस होती रहती है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्लीप इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक रेस्ट।
नींद जो है वो थकावट दूर करने के लिए ज़रूरी नहीं है। जस्ट टू स्टॉप ऑनगोइंग एक्टिविटी, आप सिर्फ अपना काम छोड़ के कुछ देर आराम से बैठ जाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत काम कर लिया तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, चाय पी लें, किसी से गपशप थोड़ी देर 2-4 मिनट कर लें, तो थोड़ा सा बैठ भी जाए ना, तो इससे भी थकावट जो है वो दूर हो जाती है इंसान की। बाउल एंड ब्लैडर मोटिव है, हम अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा और मटेरियल होता है वो ज़ाहिर बॉडी से डिस्कार्डेड कर दिया जाता है, चाहे वो मतलब दोनों सूरतों में, बाउल की फॉर्म में भी और ब्लैडर की फॉर्म में भी, दोनों सूरतों में जो है वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है। व्हेन यूराइनरी सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली, तो जो हमारी बॉडी का जो एक लेवल है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता, हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। बहुत कम आना है वो इंडिकेट करता है कि डिहाइड्रेशन है। और आपका ब्लैडर का अगर टाइम पे वो नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है, तो वो भी आपके लिए बड़े मसले मसाइल जो है ना वो इंसान के लिए कर सकती है। तो बेटा ये हमारे थे प्राइमरी मोटिव्स। तो इंशाल्लाह जो है वो कल हम सेकेंडरी मोटिव्स पे बात करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे।